हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासेस का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, रीडिंग भी करी है, रीडिंग के साथ साथ जो भी नोट्स थे हमने नोट्स भी बनाए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 की जो भी PDF है, वैसे तो हम अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, और ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में, चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाकर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हम अपनी एनसीईआरटी की PDF बनाते हैं वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से मिल सकती है, आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और जो भी नोट्स हैं अपने नोट बना लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स थे जो हमने बनाए थे चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर के 1 के जो थे वो चैप्टर नंबर 2 में दिखा दिए गए थे इसी तरीके से। और उसके चैप्टर नंबर 1 की जो भी वीडियो है आप उसको देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से रीडिंग भी करवाई थी। रीडिंग के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम के मीडियम से लिखे थे और नोट किए थे, ठीक है ना। तो ये हमारे नोट्स हैं जिसमें हमने देखा था कि आखिर तक खाद्य संग्रह के घूमते रहने के क्या कारण थे। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा आखिर तक खाद्य संग्रह था उसके जो घूमते रहने के पीछे कारण थे वो कई सारे कारण थे। जैसे जल की तलाश में कभी कभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, भोजन की तलाश में जाता था, जब एक स्थान पर रहता था वो तो वहाँ के फलों फूलों पत्तियों को खाकर ख़त्म कर देता था, वहाँ के जानवरों का शिकार करके उन्हें ख़त्म कर देता था। तो फिर उनकी तलाश में दूसरे स्थान पर जाता था, अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाता था। इसके अलावा कभी कभी अच्छे पत्थर जहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर ढूंढता था, वहाँ रहता था जहाँ पे अच्छे पत्थर पाए जाते हैं। मौसम के अनुसार भी वो अपने स्थान को बदलता रहता था, गर्मी के मौसम में कहीं और, सर्दी के मौसम में कहीं और, या फिर बरसात में कहीं और, ऐसी जगह जहाँ पे वो आसानी से रह सके, कोई समस्या ना हो। तो यही कुछ कारण थे उसके घूमते रहने के पीछे जो हमने देखे थे। फिर हमने देखा था परास्थल, कि परास्थल क्या होता है। तो परास्थल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है ऐसे साक्ष्य या वो अवशेष, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, औजारों के अवशेष, बर्तनों के अवशेष, आभूषणों या इमारतों, इनके जो अवशेष होते हैं, औजार हो गए, हथियार हो गए, बर्तन, आभूषण या जो भी इमारतें थी उस टाइम की, उसके जो अवशेष जहाँ पे मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुरास्थल। भाई हमारे ये सब होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, या जहाँ पे आखिर तक खाद्य संग्राहक रहता था भाई पुरास्थल, ठीक है। फिर हमने देखा था उद्योग स्थल क्या होता है। तो जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उन्हें हम उद्योग स्थल कहते थे। इसके अलावा जहाँ लोग लंबे समय तक रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते थे हम क्या, आवासीय उद्योग स्थल। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो उम्मीद करता हूँ वैसे तो दिख रहा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा क्वालिटी का अगर इशू हो तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, शायद आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ठीक से दिख रहा है वैसे तो, लेकिन आप PDF से नोट कर सकते हो। अगर आपको नोट करना है तो आप PDF से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं। आग की खोज, फिर हमने देखा था आग की खोज कहाँ हुई। तो आग की खोज के बारे में बताया गया था, जो आग की खोज है सबसे पहले कुरनूल की गुफाओं में हुई थी। वहाँ पे ही आग की खोज के, यानी कि वहाँ पे जो भी अवशेष हैं राख के वो में मिलते हैं। आरंभिक लोगों द्वारा इसकी खोज करी गई थी और इसका जो उपयोग था वो प्रकाश के लिए इसका प्रयोग करते थे। प्रकाश के अलावा खाना पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए भी उपयोग करते थे। जानवरों को भगाने के लिए वो क्या करते थे, आग का प्रयोग करते थे। फिर हमने अगले पेज पे देखा था कि पत्थरों के औजार बनाने के तरीके क्या थे। तो 2 तरीके थे। तरीका एक पहला जो था वो था पत्थर से पत्थर टकराना, और दूसरा तरीका था दबाव शल्क तकनीक, ठीक है ना। पत्थर से पत्थर टकराने में क्या था कि हम एक हाथ में वो पत्थर लेते थे जिससे हमें औजार बनाना है, और फिर उस पर दूसरे पत्थर से वार करते थे, और फिर हम तब तक वार करते रहते, तब तक आघात करते रहते थे जब तक कि हमें अपना जो है औजार नहीं मिल जाता था, ठीक है। दूसरा था दबाव शल्क तकनीक में। इसमें क्या था कि हम एक क्रोडनुमा सतह पर क्या करते थे, एक दूसरे पत्थर को रख के उस पर हथौड़ीनुमा प्रहार करते थे, और तब तक उस पर हथौड़ीनुमा प्रहार करते रहते थे जब तक कि हमें हमारा जो भी वांछित औजार था, जो भी उपकरण था वो नहीं मिल जाता था, ठीक है। फिर आगे हमने देखा था पुरापाषाण काल, और इसके जो भी भाग थे वो देखे थे। 20 लाख साल पहले से इसे 12 साल पहले तक पुरापाषाण काल माना जाता है। तो जो पुरापाषाण काल था उसकी जो समयावधि थी वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक थी। इसके 3 भाग बताए गए थे। आरंभिक पुरापाषाण काल, इसकी अवधि जो थी वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक थी, और 99% जो घटनाएं थी इतिहास की वो इसी काल में हुई थी। फिर हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल दूसरा, इसकी जो अवधि थी वो थी 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, और इसी समय यानी कि मध्य पाषाण काल में ही जो भी पर्यावरणीय बदलाव है वो हुए थे। और यहाँ पे जो औजार होते थे वो छोटे छोटे नुकीले पाए जाते थे इस टाइम पे, साथ में उस पर पॉलिश भी कर दी जाती थी ताकि वो और नुकीले हो जाएं। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे, उन्हें लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ कहते थे, ठीक है। इस युग को मिसोलिथ भी कहा गया है, और इस युग का जो उपनाम है वो मिसोलिथ था, ठीक है। फिर देखा हमने उत्तर पाषाण काल तीसरा था, जो 10,000 साल पहले से आरंभ हुआ था, और इसका जो उपनाम था वो था नव पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे जो पाषाण थे, पाषाण का मतलब पत्थर थे,
वो एक अलग प्रकार के थे, ठीक है। तो पत्थरों के आकार के या उनके प्रकार के नाम पे ही इनके जो नामकरण है वो रखा गया है। फिर हमने हुस्की को देखा था, ये एक पुरास्थल था, पुरापाषाण काल का ये पुरास्थल था। औजारों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, कई प्रकार के औजार यहाँ पे मिले हैं। संभवतः पुरास्थल उद्योग स्थल रहा होगा, जो ये पुरास्थल है हुस्की, एक उद्योग स्थल संभवतः माना जाता है हमारे जो भी पुरातत्वविद उनके द्वारा। फिर हमने देखा था भारत में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो शुतुरमुर्ग जो थे भारत में वो पुरापाषाण युग में पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटने मरुस्थल में क्या हुआ है, अंडों के जो भी अवशेष हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। अंडों के अवशेष मिले हैं, कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया था और अंडों से मनकों का निर्माण भी किया जाता था, ठीक है। अवशेष से पता चलता है कि अंडों से क्या होता था, मनकों का निर्माण भी किया जाता था। आगे देखते हैं जलवायु में परिवर्तन। तो इसके बारे में बताया गया था कि आज से लगभग 12,000 साल पहले हमारी जलवायु में परिवर्तन होने लगा था। अचानक से मौसम जो है वो गर्म होने लगा, फलस्वरूप घास के मैदान उगने लगे। जब घास के मैदान उगने लगे तो घास खाने वाले जो भी जानवर होते थे उनमें वृद्धि होने लगी, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण आदि। लोग इनकी आदतों का, इनके प्रजनन का, इनके खाने पीने की चीज़ों का, ये हिंसक हैं या अहिंसक हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाने लगे। गेहूं और जौ, धान जैसी फसल में इनमें भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार की घासें होती हैं। तो जब गेहूं, धान, जौ इनमें जब वृद्धि होने लगी तो ये खाने की चीज़ें थी, लोग इनके बारे में क्या करने लगे, जानकारी जुटाने लगे और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं को उगाने लगे। इस प्रकार से कुछ कहानी थी चैप्टर नंबर 2 की जो हमने देखी थी और एक बार फिर से आपको दिखाई। अब हम अपनी PDF ओपन करते हैं और जो भी चैप्टर नंबर 3 है वो ओपन करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग के साथ साथ हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और नोट्स भी हमारे इसी तरीके से होंगे, डायग्राम के मीडियम से आपको नोट्स बनवाए जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, आपको अच्छा लगे। इस तरीके से मुझे नोट्स सबसे बेस्ट लगते हैं, इस तरीके से नोट्स मैंने बनाए थे। बाकी अगर वीडियो नंबर 2 में कोई भी दिक्कत आई हो, क्वालिटी की या कहीं पे जो भी गलतियाँ हुई हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको ज़रूर सुधारा जाएगा। फिर तरीका आपका चाहे कैसा भी रहे, लेकिन हाँ, जहाँ भी गलतियाँ होंगी उन्हें सुधारने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए PDF हमारी ओपन हो चुकी है और इसकी रीडिंग करेंगे सबसे पहले। तो चलिए, तो PDF 1 है चैप्टर नंबर 3। पहले इसे थोड़ा जूम करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में मुझे लगता है कि आपको ठीक से दिखा होगा, क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहा होगा, जूम काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। चैप्टर नंबर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे जहाँ कहीं से भी हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। NCERT अगर आपने कभी देखी या रीडिंग करी या पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि कहानी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ जो भी चीज़ें हमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लगेंगी आप अपनी नोट कर लेंगे, भाई हमारे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अध्याय 3 भोजन, संग्रह से उत्पादन तक। इसका नाम है संग्रह से उत्पादन तक, यानी पहले जो आखिर तक खाद्य संग्राहक था तो भोजन का संग्रह करता था, लेकिन उत्पादन तक कब पहुंचा, किस प्रकार से पहुंचा, ये सारी चीज़ें जानने को इस चैप्टर में हमें मिलेंगी। देखते हैं हम नेई नुओं को का भोजन, ठीक है। नेई नुओं का भोजन, बड़ा अजीब सा नाम है। आज नेई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेई नुओं को पिछले दिनों की अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई, ठीक है। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। एक लड़की है जो खाना खा रही थी, खाने के दौरान उसे याद आता है कि जब वो ट्रिप पे गई थी अपनी स्कूल की तरफ से तो जो उसने खाना खाया था वो काफ़ी मसालेदार था। तो बस वही है, सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों था। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। तो आगे है विभिन्न प्रकार के भोजन, हेडिंग जो हमारी है विभिन्न प्रकार के भोजन। चलिए, आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि किसी विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो खाने की वस्तुएं हैं वो अलग अलग जलवायु में अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार से उगाई जाती हैं। उनकी जो जलवायु होती है वो अलग अलग होती है।
इसके अलावा जो हमारे पशु होते हैं उन्हें पालने के लिए भी हमें अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखोगे तो मवेशी कम होती है, भेड़ बकरी इनकी तुलना में, ठीक है। वही सब बताया गया है। और बताया गया है कि जो हमारा आरंभिक मानव था वह हमेशा से ऐसा नहीं करता आया है, कैसा कि हमेशा से अपने भोजन का उत्पादन उसने नहीं किया है। कभी कभी एक टाइम ऐसा भी था कि भोजन के लिए वह क्या करता था, निर्भर रहता था, पेड़ों पे, फलों फूलों पे आदि पे निर्भर था, ठीक है ना। वही सब यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत बात करी जा रही है अब कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई है। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने गंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे भी कृषक बन गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले थे, हमने अध्याय नंबर 2 में देखा था कि आज से 12,000 साल पहले पर्यावरणीय बदलाव हुए। इसमें गर्मी क्या हुई, बढ़ने लगी। और जब गर्मी बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि जो भी घास के मैदान थे उनकी संख्या अधिक होने लगी, ठीक है। जब घास के मैदानों की संख्या अधिक होगी तो घास का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ घास ही हो, घास का मतलब ये भी है कि जैसे धान हुए, जौ हुई, गेहूँ हुई, इनकी जो फसलें थी वो भी प्राकृतिक रूप से उगने लगी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो जब ये उगने लगी तो लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे कि वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से गिरते हैं टूटकर, गिरे हुए बीजों का अंकुरण किस प्रकार से होता है, ये सब जानकारी वो जुटाने लगे, ठीक है। और जब वो ये सब जानकारी जुटाएंगे तो सिंपल सा है, आप लॉजिक लगा ही सकते हो कि जानकारी जुटाने के बाद वो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अब वो क्या करेंगे, खेती करेंगे वो। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो भी हमारे पौधे थे, पौधे के अलावा जो भी हमारे चिड़ियाँ हैं, जानवर हैं, इनसे उनकी सुरक्षा भी करने लगे। यही कृषक का काम होता है कि जो भी वो खेती करता है उसमें क्या करता है, सुरक्षा भी करता है उस खेती की, ताकि पौधे हैं, चिड़ियाँ हैं, इन सबसे उसे कोई हानि ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसे करते हैं थोड़ा सा जूम। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को उन्हें आकर्षित करके पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपोर्टेंट हो सकता है हमारा कि सबसे पहले जिसे पालतू बनाया गया वो जानवर कौन था, जंगली कुत्ते का पूर्वज था, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा, तो जूम काफ़ी है, फिर मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। मैं कहीं ना कहीं तो पढ़ जाता हूँ, जब ज़्यादा जूम कर लूँ तो दिखता नहीं है ठीक से मुझे, तो इतना मुझे लगता है ना। फिर आगे चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं अगर आपको तकलीफ आ रही हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी जंगली जानवर, सबसे पहले जिस हमने जानवर को पालतू बनाया था वह क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। इसे याद कर लेना, अभी आप याद रखना, जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो नोट में से नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देते, चलिए। पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह से धीरे धीरे वो पशुपालक हो गए। क्या हुआ कि धीरे धीरे जब खेती बढ़ने लगी, खेती करने लगे वो लोग, इसके साथ साथ ही जैसे कि जो भी हमारे पशुपालन के लिए जो भी हमारे पालतू जानवर होते हैं, जो हमारे हिंसा नहीं करते, हिंसक नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी गाय हुई, बकरी हुई, सुअर हैं, भेड़ हैं, इन सबका क्या करने लगे, वो अपने घर के नज़दीक बुलाने लगे, चारा रखकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने लगे और इनकी देखभाल करने लगे। जो भी जंगली जानवर इन पर हमला करते थे उनसे इनकी सुरक्षा भी करने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक कृषक बन गए, पशुपालक बन गए, ठीक है। कृषक के साथ साथ पशुपालक भी बन गए। ऊपर देखते हैं नीचे, वही प्रक्रिया है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखी थी। जो कुछ भी ये परिणाम है वो क्या था, पर्यावरणीय जो बदलाव हुए थे उन सबका ही ये परिणाम था। उसके कारण ही घास के मैदान बढ़े। जब घास के मैदान बढ़े तो घास खाने वाले जो भी हमारे जीव जंतु थे वो बढ़ने लगे। इसे हेडिंग बाद में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। वो बढ़ने लगे। जब घास खाने वाले जीव बढ़ने लगे तो क्या होगा, उन जीवों के बारे में हमें जानकारी, जो भी हमारे लोग हैं वो जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उन्हें पालतू बनाना प्रारंभ कर देंगे। और जब घास के मैदान बढ़ेंगे, धान की खेती जब प्राकृतिक रूप से होने लगेगी, गेहूं की होने लगेगी, तो क्या होगा, लोग इसके बारे में भी जानकारी जुटाने लगेंगे। और जब इन्हें जानकारी मिल जाएगी तो इनका प्रयोग भी करेंगे, तो वो क्या बनेंगे, कृषक बनेंगे। आगे देखते हैं बसने की प्रक्रिया, यहाँ पे हेडिंग है।
बचने की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई। आपको दिख रहा होगा, जूम काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, यहाँ पे मुझे दिखने में दिक्कत होती है तो ज़्यादा करने के बाद। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि पौधे उगाने या फसल उगाने और जानवरों की जो देखभाल करने की प्रक्रिया है, इसे बोला गया है बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब भी वो फसल को उगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि फसल एक ही दिन में तैयार हो जाएगी या 2-4 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके लिए उन्हें महीने, 2 महीने, 3 महीने एक स्थान पर रहना पड़ेगा। तो बस यही, बस एक स्थान पर बसना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो बस इस प्रक्रिया को बोला गया है कि बचने की प्रक्रिया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जंगली जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। हमेशा से क्या होते थे, हमारे जो भी लोग होते थे वो ऐसे पौधों को चुनते थे जिनके जो बीज होते हैं ना वो बड़े बड़े हों, ताकि उन्हें आसानी से सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही जो भी डंठल होते हैं वो उनका भार सह सकें, ऐसा ना हो कि भार न सहा जाए, ठीक है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा जंगली पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आपको पता ही होगा, जो जंगली जानवर होते हैं इनके जो सींग हैं या जो भी दांत हैं नुकीले होते हैं और हिंसा के लिए वो इनका प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें पालतू जानवरों की तो उनके जो दांत या फिर उनके जो नाखून नहीं होते हैं नुकीले नहीं होते हैं और वो अहिंसक होते हैं, ठीक है। इसे साफ कर लेते हैं एक बार। रेजर यहाँ पे ठीक से काम नहीं करता कभी कभी। बस यही प्रक्रिया थी। लिखने के लिए हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले हैं, सिंपल सा सब कुछ जो भी है वो हम लिख चुके हैं कि जो भी पर्यावरणीय बदलाव हुए थे उसके कारण ही ये सब हुआ था। ये नोट्स हमने पिछले अध्याय में बनाए ही थे। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जरूर हमें यहाँ पे मिला था कि जो सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वो कौन था? जंगली कुत्ते का पूर्वज था, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले जो कि हमने पढ़ा था से शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की फसलें ही सबसे पहले उगाई गई थी, भाई आपको बताया गया है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वह था कुत्ते का पूर्वज। उसके बाद भेड़ या फिर बकरी का नंबर आता है, ठीक है ना। फिर गाय बैल जो भी है इनका। तो यहाँ से जो भी पॉइंट मिला है उसे हम बाद में नोट करेंगे। आगे देखते हैं जो भी चीज़ नोट करने वाली होंगी नेक्स्ट पेज पे। अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ नोट कर ही चुके हैं पिछले अध्याय में, इस वजह से अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से अगर हमें कुछ मिलेगा तो नोट कर लेंगे। एक नवीन जीवन शैली, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यहाँ बताया गया है कि जब लोग खेती करने लगे तो खेती करने के लिए क्या था कि खेती ऐसे तो हो नहीं जाती है। खेती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी फसल है उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, जो भी उसमें खरपतवार होता है उसको साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा पकने का सही समय का इंतजार करना पड़ेगा, आपको ठीक से उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें शामिल थी, इतना आसान भी नहीं था। और फिर जब फसल तैयार हो जाती थी तो
उनका भंडारण करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे भंडारण करने के लिए ऐसे बर्तन जिनमें उन्हें सुरक्षित रखा जा सके लंबे समय तक, ताकि वह उनका आगे भी प्रयोग कर सकें। इनकी आवश्यकता थी, तो इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी। इस प्रकार से कभी कभी ज़मीन में गड्ढा खोद के उन्हें सुरक्षित रख देते थे, ऐसा करते थे। ठीक है, जो कि आम सी बात है, आप लोगों को समझ ही आ रही होगी या पता ही होगा आपको इतना। तो आगे देखते हैं, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ पे बताया गया कि जो पशुपालन लोग करने लगे थे वो भी भोजन का एक तरीका ही था, भोजन का ही एक स्रोत था। ठीक है, कैसे? क्योंकि जानवर हमें दूध भी देते हैं, दूध के साथ साथ जानवरों के जो मांस का प्रयोग भी लोग करते थे, जानवरों का मांस भी खाते थे, आज भी खाते हैं, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा था। तो क्या क्या बताया गया कि जो जानवरों का पशुपालन था वह भी एक भोजन का ही स्रोत था, क्योंकि जो भी जानवर हमारे होते थे हमें दूध देते थे, दूध के साथ साथ हमें उनसे मांस भी प्राप्त होता था। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है कि इंसान सिर्फ खेती पर ही नहीं या फसलों पर निर्भर ही नहीं था, इसके अलावा वह जो भी पशुपालन करता था वहाँ से भी उसका जीवन यापन होता था, वहाँ से भी उसे खाने की चीज़ें मिलती थी। तो पशुपालन जो भी हमारे पशु होते थे वो भी उनका क्या थे, भोजन का एक स्रोत थे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को इसे साफ करके आगे बढ़ते हैं, जो रीडिंग है देखेंगे। चलिए, यहाँ से कुछ शायद नोट करने वाली चीज़ें निकल के आएंगी, जरूर नोट करेंगे। ठीक है, देखने में तो लग रहा है, बाकी रीडिंग करके देखते हैं। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या हुआ है, पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नीचे आपको भी एक तालिका दी गई है, ये आपकी PDF में मैं ऐड कर दूंगा, इसे आप देख भी सकते हो। और यहीं पे बताया गया है कि हमारे इस उपमहाद्वीप में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से हमें क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, अनाजों के अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो हमें जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनके अध्ययन के कार्य में बता पाते हैं कि सिर्फ एक ही स्थान पर खेती नहीं की जाती थी। उपमहाद्वीप में कई सारे स्थान थे, दक्षिण में या बात करें तो पूर्व में या पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, जहाँ पे खेती होती थी। खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता था। इसी वजह से वो भी वहाँ पे उस स्थान पे पशुओं की हड्डियाँ या पक्षियों की हड्डियाँ मिलती हैं। साथ ही जो भी हमारे गेहूँ हैं या जो भी हमारी फसलें हैं इनके अवशेष मिलते हैं, कुछ जले हुए अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है ना, हो सकता है इसलिए जानबूझ के जलाए गए हों या गलती से जल गए हों। अनाज और हड्डियाँ और पुरास्थल, आपको बताया ही था कि पुरास्थल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ के अवशेष मिलते हैं। ठीक, अवशेष, ये सारे अवशेष ही हैं, जैसे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके जहाँ पे अवशेष मिले हैं वह मेहरगढ़ है, आधुनिक पाकिस्तान। इसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा कि मेहरगढ़ में क्या हुआ है, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्ड हवा में मिले हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुदे निशान, महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन, गुफकराल, आधुनिक कश्मीर में। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, खुर्दहोम, आधुनिक कश्मीर में। इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिराद, आधुनिक बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर,
पेयमपल्ली में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, ये ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं मिले हैं, ये कुछ ऐसे स्थान ही हैं जहाँ पर मिले हैं। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि पहली बात तो कि बहुत सारे स्थानों पर मिले हैं, इसके अलावा सिर्फ कुछ गिनी चुनी गेहूँ, चावल, धान, चना, कुछ गिनी चुनी फसलें नहीं हैं, बहुत सारी फसलें, गेहूँ है, जौ है, ठीक है, चावल है, गेहूँ दलहन भी है साथ में, और जो भी है बहुत सारी फसलें हैं यहाँ पे, जैसे ज्वार, बाजरा, काला चना, तो बहुत सारी फसलें, कोई अवशेष, साथ ही साथ में बहुत सारे जानवर हैं उनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और ये सिर्फ कुछ स्थानों पे नहीं है। हमारे उपमहाद्वीप की बात करें तो कुछ यहाँ पे नोट करने के लिए दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हो। पेन अगर आपके पास बुक है तो, बुक नहीं है तो आपकी जो भी PDF होगी उनमें हमने ऐड कर देंगे, आप अपने नोट में इन्हें नोट कर लेना, ठीक है ना। तो पहले इसे साफ करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इन्हें नोट नहीं करेंगे हम अपने नोट्स में, सिर्फ PDF, इस तस्वीर को ही आपकी PDF में ऐड कर देंगे, इस टेबल को ही आप आसानी से इस टेबल को बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं पेज पे, बस आगे यही बताया गया है कि ये वही स्थान है, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, लेकिन हम इस टेबल को ही आपके PDF में ऐड करेंगे, इसकी वजह से हम इसे अभी नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है। इस आपकी PDF में इस टेबल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताया गया है जो भी ऐसे स्थान थे जहाँ पे हमें पुरातत्विक साक्ष्य मिले फसलों के, या फिर जो भी हमारी हड्डियां हैं जानवरों की या पशु पक्षियों के, उनके जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं, वो सब बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब बात चलती है स्थायी जीवन। स्थायी का मतलब है एक जगह स्थिर जीवन। यहाँ पे क्या होता था, जो भी हमारे आरंभिक मानव था वो एक जगह पर स्थायी किस प्रकार से हुआ, ठीक है ना। चलिए रीडिंग के बाद नोट्स बनाएंगे, पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। ज़्यादा जूम हो गया, आपको दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन मुझे ऐसा है ठीक से नहीं दिखेगा, पढ़ने में कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, काफ़ी है। चलिए और करते हैं, अब मुझे लगता है कि पर्याप्त। स्थायी जीवन की ओर। स्थायी का मतलब है एक जगह पर स्थिर जीवन, ठीक है। हमारा जो भी आरंभिक मानव था, आर्किटेक्ट का संग्राहक था, वह धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर कैसे आया उसके बारे में बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। अब सिंपल सा है कि जब झोपड़ी और घरों के निशान मिलेंगे तो वहाँ पे लोग रहते होंगे उन झोपड़ियों में, घरों में, तो वही बताया गया है। जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ पे बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में पाया जाता है, यहाँ के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर खाना पकाते होंगे। यहाँ पर एक स्थान दिया गया है, एक पुरास्थल बोल सकते हो, पुरास्थल ही है, दिया गया है कि बुर्ज होम, यानी कि जो हमारा वर्तमान कश्मीर में पाया जाता है, और बताया गया है कि ये वो स्थान है जहाँ पे झोपड़ियों के और मकानों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो घर बताए गए वो ज़मीन के नीचे होते थे, जिन्हें गर्तवास कहते थे, और नीचे जाने के लिए क्या था, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और बात करें तो आग जो है, आग जलाने की जो जगह है वो घर के बाहर भी थी, घर के अंदर भी थी। ऐसा कारण इसका कारण ये बताया गया है कि मौसम के अनुसार लोग कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर खाना पकाते होंगे, इसकी वजह से आग के साक्ष्य अंदर बाहर दोनों ही जगह मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसे हम जरूर नोट करेंगे बुर्ज होम को। ये गर्तवास का चित्र बनाओ, ठीक है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो कई सारे ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारे पत्थर मिले हैं, बहुत सारी जगहों पर बताया गया कि बहुत सारे पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थर मिले हैं, और ये जो औजार हैं या ये पत्थर हैं वो हमारे पुरापाषाण युगीन जो पत्थर थे या जो औजार थे उनसे थोड़े भिन्न हैं। इसी के आधार पर इन्हें क्या माना गया है कि ये नवपाषाण युग के औजार या पत्थर हैं। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग होता है। आपको पता होगा, आपके घरों में भी शायद होता हो, मेरे घर में भी होता है। ओखली और मूसल, इनका प्रयोग कोई आरंभिक मानव के टाइम से आ रहा है, कोई आज का नहीं है। जो हमारा आरंभिक मानव था, आखिर खाद्य संग्राहक था, वो इनका प्रयोग करता था, और आज हम लोग भी कर रहे हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन
प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पर देखते हैं और हो तो चलिए, पत्थर की चित्र में दिखाए गए हैं जो भी हमारे पत्थर है नवपाषाण युगीन के, इनके बारे में बताया गया है। ये जो भी हमारे पुरापाषाण युगीन पत्थर थे उनसे थोड़े भिन्न हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं, पॉलिश करी गई थी नुकीले बनाने के लिए। यही सब बातें यहाँ पे नोट में आपको बताएंगे। नोट करने वाली चीज़ें मिली हैं जिन्हें हम नोट भी करेंगे, जैसे कि बुर्ज होम के बारे में बताया गया, पत्थरों के बारे में बताया गया, ओखली और मूसल के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ें रखने के लिए, साफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, चीज़ें रखने के लिए किया जाता होगा। जैसे आपको यहाँ पे एक बर्तन दिया गया है, चलिए इतना काफ़ी है। बर्तनों का उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ रहे होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस पात्र में क्या रखा गया होगा? सिंपल सा है, कुछ खाने की चीज़ें या अनाज, ये सारी चीज़ें रखी गई होंगी। चलिए थोड़े नोट्स बनाते हैं सबसे पहले, अब हम फिर आगे ऐसे देखेंगे। नोट्स में हम नोट करने के लिए मैं बुर्ज होम मिला था एक, तो बुर्ज होम के अलावा जो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का, जंगली कुत्ते का पूर्वज था। ये चीज़ हमें एक इम्पोर्टेंट मिली थी। इसके अलावा बात करें तो कुछ और जो भी चीज़ें थी मिली थी, बस यही नोट करने वाली थी। लेकिन जो बात हुई थी पशुपालन की शुरुआत, ठीक है ना, जो हमें हेडिंग मिली थी पसने की प्रक्रिया, उसके बारे में आप चलिए लिख ही लेते हैं हम थोड़ा सा। वैसे लिख चुके हैं हम कि जो भी प्रक्रिया है भोजन से उत्पादन तक की, वह किस प्रकार से हुई। पसने की प्रक्रिया, क्या इंसान पशुपालन कैसे करने लगा, या कृषक कैसे बना। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। आरंभिक मानव अस्थायी जीवन का स्थायी जीवन कैसे आरंभ हुआ। ठीक, अस्थायी। देखते हैं कि आरंभिक जो मानव था हमारा, उसका स्थायी जीवन किस प्रकार से आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बार लिख ही लेते हैं। वैसे तो हम लिख चुके हैं, लेकिन चलिए, आरंभिक मानव का स्थायी आरंभिक अस्थायी। सबसे पहले क्या हुआ था कि 12,000 साल पहले क्या हुआ, पर्यावरणीय बदलाव हुए। ठीक है, 12,000 साल पहले पर्यावरणीय बदलाव, 12,000 साल पर्यावरणीय बदलाव बदलाव तो ऊपर कर तरीके से हम लिखते जाएंगे, ऊपर सेट करते। ठीक, बदलाव। आगे फिर स्वरूप क्या हुआ था, फल स्वरूप घास
वृद्धि, घास के मैदानों में वृद्धि। और घास के मैदानों में जब वृद्धि हुई थी, घास के मैदानों में सिर्फ घास नहीं थी, ऐसी फसलें भी थी जैसे कि धान, जौ या गेहूँ। गेहूँ, जौ, धान आदि के चाल मैदान उगने लगे। चाल, ठीक है। चाल, और क्या हुआ, लोगों द्वारा, लोगों द्वारा ऐसे लिखिए, मानव सारी जाने लगा। चलिए, साइड में कर, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि जब घास के मैदान उगने लगे तो घास खाने वाले जानवर, घास वाले जानवरों वृद्धि, घास खाने वाले जानवरों की वृद्धि, उनमें वृद्धि होने लगी। तो करते हैं, मानव आकर्षित कर, आकर्षित कर पालतू लगा बनाने मानव। आगे देखते हैं, जब इन्हें पालतू बनाने लगा फिर क्या हुआ, जब वह फसलों को उगाएगा, जानवरों को पालतू बनाएगा, क्या करेगा, एक स्थान पर रहेगा। फसल पाने स्थान पर स्थिर स्थिर लगा, ठीक है, एक स्थान पर स्थिर रहने लगा। यानी कि जब वह फसलों को उगाएगा, जानवरों को पालतू बनाने लगा, तो वह एक स्थान पर स्थिर रहने लगा, ठीक है। जब एक स्थान पर स्थिर रहेगा क्या होगा, इस प्रकार मानव के बचने बसने प्रक्रिया का आरंभ हुआ, बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ, मानव की बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हुआ कि मानव एक स्थान पे बसने लगा, वहाँ रहने लगा, और ऐसे क्या हुआ, बोले तो गांव का विकास होने लगा, वह गाँवों के रूप में स्थान पे रहने लगा, ठीक है। आगे हमने नोट करेंगे बुर्ज़होम के बारे में, बुर्ज़होम प्रास्थल, ठीक है ना, बुर्ज़
फ्रॉम आधुनिक कश्मीर। कहाँ पाया जाता है ये? आधुनिक कश्मीर। आधुनिक, चलिए आधुनिक बुर्ज़होम के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, तो हम नोट कर लेते हैं। चलिए, आपको दिख तो रहा होगा, वैसे उम्मीद करता हूँ काफ़ी ठीक से नहीं दिख रहा है, तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा ज़्यादा कर लेना, बाकी तो बाद में पीडीएफ के माध्यम से आपको ठीक से दिखने लगेगा। चलिए, बुर्ज़होम क्या हुआ है? ज़मीन के नीचे घर मिले हैं, ठीक है, जमीन के घर जिन्हें गर्तवास क्या बोला जाता था? गर्तवास, गर्तवास कहा जाता है, कहा जाता है। जमीन के नीचे घर मिले हैं, हम क्या बोलते हैं? गर्तवास बोलते हैं। ठीक है, आगे। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये उतरने के लिए ठीक है, नीचे उतरने के लिए चार या अधिक कमरे, चार या अधिक कमरे होते थे, उनकी संख्या जो बताई गई थी, तो चार या चार से अधिक कमरे भी थे हैं। आगे जो पॉइंट मिला था वो मिला था आग के बारे में। कई सारे ऐसे जो आग थी, कई सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पे आग घरों के अंदर है, और कई सारे स्थानों पे आग घर के बाहर भी मिली है। मौसम के अनुसार लोग आग जलाते होंगे। घर के घर अंदर बाहर आग के अवशेष, आग अवशेष क्योंकि अंदर और बाहर ही आग के अवशेष। क्या मतलब है? मौसम के अनुसार या तो वो कभी घर के अंदर आग जलाते होंगे, वहाँ खाना पकाते होंगे, या फिर कभी कभी घर बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, बुर्ज़होम के बारे में हमें जानकारी ये दी गई थी। आगे हम एक जानकारी और लिख लेते हैं नोट करके। सबसे पहले सबसे बस को पालतू पहले किसे पालतू बनाया गया था? कुत्ते के पूर्वज को, इतना हमने देखा था, जो मैं वहाँ से मिला था, मैंने नोट कर लिया है और यहाँ पे है। ठीक है, बाकी आपको अगर ठीक से नहीं दिखता है यहाँ पे तो आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें, टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, और कहीं से आप अपने नोट, ठीक है ना। यहाँ तक हम आ गए थे। आगे हम देखेंगे अन्य रीतिरिवाज, यहाँ पे किस बारे में बातें करी गई हैं, साथ ही जो भी आगे की चीज़ें हैं वो भी हम नोट करते हैं। ठीक है, तो से ऊपर करते हैं। कहते ना अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, जो भी रीति रिवाज हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। जो भी हमारे पुरातत्वविद हैं
बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। ठीक है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित हैं। ठीक है, तो जनजाति का वर्णन किया गया है और जहाँ पे जनजाति के बारे में हमें बताया भी गया है आपको नोट के माध्यम से। चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार हम ऊपर करके। भी जनजाति के बारे में हमें दिया गया है, कर लें, काफ़ी है। और इसे थोड़ा साफ कर लें। जनजाति, प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। आपने सुना ही होगा, आपको पता ही होगा कि जनजातियां हैं पहले पाई जाती थी, अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जनजातियों के समूह पाए जाते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछलियाँ पकड़ने जैसे पैसे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें से जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ पे बताया गया जनजातियों के बारे में कि जनजाति जो लोग हैं, उनके जो समूह हैं, जो जनजाति लोग हैं वो समूह में रहते हैं और उनके समूह में जो कार्य है वो किस प्रकार से कौन सा कार्य कौन करता है उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है कि जो बच्चे होते थे वो छोटे छोटे जानवरों के झुंडों को चराते हैं, साथ में जो फसलें होती हैं उनकी देखभाल करते हैं। महिलाएं फसलों की देखभाल करती हैं, उनको जैसे उनको बोना, बीजों को निकालना। पुरुष जो होते हैं बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। इसके साथ साथ दोनों ही यानी कि महिलाएं और पुरुष कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जैसे टोकरियाँ बुनना, औजार बनाना, झोपड़ियाँ बनाना, ये सारे क्या करते हैं, मिल के करते हैं। वह आपको जनजाति के बारे में हमें बताया गया है, आपको शायद पता भी होगा जनजाति के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ और भी बताया गया है इस बारे में। जूम करते हैं पहले, फिर हमारी हेडिंग आगे मिलेगी हमें एक और स्थल के बारे में जानकारी। चलिए, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। आपने कभी कभी सुना ही होगा और आपने इतिहास को पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि इनकी जो परंपराएं होती हैं बहुत ज़्यादा समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो जनजातीय समूह है ये बाकी जो समाज है, जनजातीय समाज जो बाकी समाज है इनसे भिन्न होता है, भिन्न कई प्रकार से होता है। ठीक है, इनके खान पान को लेके, इनके पहनावे को लेके, इनके जो देवी देवता होते हैं अपने अलग होते हैं। इसके साथ ही इनमें अमीर या गरीब का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये सब बताया गया है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ोगे ही, इतना आपको पता ही होगा। बाकी आगे देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण, काफ़ी अच्छी हेडिंग है। और वो का नाम है मेहरगढ़ जीवन, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको साइड में दिया गया है गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। गांव की विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि गांव की एक यह विशेषता है कि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं, जो रहते हैं, वह क्या करते हैं कि भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। फसलों को उगाने में या जानवरों से भोजन का उत्पादन, इन सब में लगे होते हैं। आगे देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यहाँ से कुछ पॉइंट भी हमें मिलेंगे। ठीक है, मानचित्र 2 पृष्ठ 14, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते गोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ की बात करें तो ईरान जाने वाले गोलन दर्रे के पास सबसे जो महत्वपूर्ण रास्ता है वहाँ पे एक हरा भरा स्थान है, बताया गया है।
मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी का पालन सीखा था। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बताया गया था कि सबसे पहले अगर गेहूं और चावल उगाया गया तो वह कहाँ था, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। वहीं ये रास्ता है बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़, और यहाँ पर ही सबसे पहले क्या किया गया था, गेहूँ और जौ को उगाया गया था। और इसी स्थान में सबसे पहले गाय बैल भेड़ बकरी इनको पाला गया था। जब इनका पालन इस स्थान पे मेहरगढ़ पे हुआ होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हो कि 8000 वर्ष पूर्व, ऐसा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसल यहाँ पे उगाई थी। तो जब यहाँ पे फसल उगाई गई थी तो बस्ती का जो सबसे पहले बस्ती जहाँ बसाई गई वो स्थान भी क्या होगा, मेहरगढ़ ही होगा, तभी वहाँ पे फसल उगाई गई। आगे देखते हैं, यहाँ खुदाई में सबसे पहले इस तरह से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के इस तरह से भेड़ और बकरी की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने में लगे हुए थे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इस यहाँ पे सिर्फ फसलें ही उगाई गई हैं, फसलों के अलावा मवेशी का पालन भी होता था, जैसे सुअर उगाया गया, सुअर को पाला गया। सुअर के अलावा गाय बैल भेड़ बकरी आदि थे जिनको यहाँ पे पालतू बनाया गया था मेहरगढ़ में। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष, इंपोर्टेंट पॉइंट है, चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। बताया गया है मेहरगढ़ के बारे में कि यहीं पे सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने 8000 वर्ष पूर्व क्या किया था, गेहूँ और जौ जैसी फसलें उगाई थी। यहीं पे सबसे पहले गाय बैल भेड़ बकरी सुअर आदि को पालतू बनाया था। और यहाँ पे घर भी मिले हैं जो आयताकार हैं या चौकोर हैं, उनके अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ के बारे में और कुछ जानकारी होगी तो हम नोट करेंगे, अन्यथा हाँ यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है। जूम करते हैं पहले से, फिर जो भी नोट करने वाली चीज़ें यहाँ से मिली हैं हमें वो हम नोट करेंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों की क्या आस्था थी यहाँ पे मेहरगढ़ में कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हुआ है। बताया गया कि मेहरगढ़ है, इसमें क्या था, जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद भी जीवन में आस्था थी। ये ऐसा मानते थे कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी जीवन होता है, और इसी के लिए वो क्या करते थे, एक कब्र में क्या करते थे, कुछ सामान, कुछ नहीं बहुत कुछ सामान, कई बार हमें सोने के मन के भी मिले हैं, हड्डियाँ मिलती थी, कई कंकाल मिलते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें मिलती थी कब्र में। और मेहरगढ़ में भी एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें क्या मिला है, बकरी को दफनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि उस बकरी को दफनाया गया था ताकि जो भी हमारा मृतक था वह उसे परलोक में जाके खा सके, भोजन कर सके, ऐसा वो मानते थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हमें बताया गया क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ठीक है। यहाँ पे ये घर आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार के घर थे, इसमें 4 या 4 से अधिक कमरे होते थे। और बताना है कि आपको आपके घरों से आज के घरों से इसकी क्या समानता है। तो कई सारे घर आज के ऐसे ही होते हैं इस प्रकार से भी। चलिए तो छोटा करते हैं, फिर आगे मेहरगढ़ के बारे में कोई भी बातें बताई गई हैं तो देखते हैं, ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। बस इतना ही था मेहरगढ़ के बारे में। तो यहाँ से जो भी चीज़ें निकल के आई हैं उन्हें हम नोट कर लेते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ का करें से ताकि हम देख सकें क्या चीज़ें नोट करने वाली हैं। चलिए राइट, चलिए मेहरगढ़, मेहरगढ़
गढ़ वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान। और यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स हैं यहाँ नोट करने लायक। मेहरगढ़ ये कहाँ पाया जाता है? ईरान जाने वाले, ईरान आने सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा, एक हरा भरा समतल स्थान, तल यही था। ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। आगे देखते हैं। सबसे पहले, सबसे गेहूँ एवं जौ की फसलें, ठीक है, की फसलें आगे समझ जाना यहाँ पे उगाई गई। यही वो स्थान था, ठीक है। गाय, बैल, बकरी का पालन, का पालन, गाय बैल बकरी आदि का पालन भी होता था, तो पालन भी करते थे। आगे देखते हैं पॉइंट यहाँ से। वो है कामों में निवास, कामों निवास, घरों में, घरों में 4 या अधिक कमरे, 4 या अधिक कमरे, ठीक है। तो बढ़ाते हैं। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व यहाँ की जो स्थान है, 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग रहते थे। 8000 वर्ष पूर्व लोगों का निवास, लोगों का पहला स्थायी निवास यहीं पे हुआ था, स्थायी निवास। स्थायी निवास आगे देखते हैं। तो मृत्यु के बाद भी जीवन में आस्था थी। मृत्यु के बाद भी जीवन में आस्था, मृत्यु के बाद भी लोग क्या करते थे? जीवन में आस्था करते थे, आस्था मानते थे कि जीवन जो होता है सिर्फ मृत्यु के पहले ही नहीं होता है, बाद में भी होता है। इसलिए कई कब्रों में खाने पीने का सामान, पीने का सामान
मिलता था, ठीक है, समझ सकते हो आगे आप। क्या सामान आपको एक कब्र के बारे में बताया गया था। एक कब्र में क्या मिला है? बकरी का कंकाल भी मिला है। एक कब्र में तक के साथ तक के साथ बकरी का कंकाल, बकरी का काल और बकरी का काल भी। तो मेहरगढ़ के बारे में कुछ इतने ही पॉइंट्स थे तो हमने नोट कर लिए, जो भी जानकारी दी गई थी। आपको ठीक से दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे फिर से बोल देता हूँ कि चीज़ें अगर आपको ठीक से नहीं दिखती हैं, क्या कीजिए, PDF डाउनलोड कर लिया कीजिए हमारे टेलीग्राम से। उसकी जो भी लिंक है हमारे अबाउट सेक्शन में आपको मिलेगा। इस पेज को हमने कंप्लीट कर लिया था, आगे देखते हैं। और अंतिम पेज है, समाप्त है। हाँ चलिए, इसके बाद चैप्टर खत्म है। दाऊदली हेडिंग, ये भी एक प्रायस्थल है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे, जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। दाऊदली हेडिंग, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाऊदली हेडिंग ढूंढो। यह प्रायस्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी। एक मिनट में से जूम करता हूँ, थोड़ा मुझे भी दिखने दिक्कत हो रही है और मैं भूल गया जूम करना, आपको भी नहीं दिख रहा हो, है ना। चलिए, काफ़ी है तो थोड़ा और करते हैं। दाऊदली हेडिंग, चलिए दाऊदली हेडिंग, नित्य प्रायस्थल। यह प्रायस्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल मूसल, हाँ ये पॉइंट आपको पहले भी देखने को मिला था, हमने नोट नहीं किया है, याद आ गया, अभी हम नोट करेंगे। यहाँ खरल मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पे भी सिंपल सा है, अगर खरल और मूसल मिले हैं तो उसका प्रयोग किस लिए होता है? अनाज के लिए होता है, अनाज को कूटने के लिए, इन सब चीज़ों कामों में होता है। संभवतः यहाँ पे क्या होता होगा? अनाज उगाया जाता होगा। साथ ही यहाँ ज़ेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, ठीक है। क्या मिला है? एक तो खरल मूसल मिला है और ज़ेडाइट पत्थर मिला है। इसके अतिरिक्त इस प्रायस्थल से काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी, जो सख्त होकर ठोस पत्थर बन जाती है, ठीक है ना। एक लकड़ी है जिसे बोलते हैं काष्ठास्म की लकड़ी, और काष्ठास्म का नाम होता है, तो क्या होती है कि सख्त होने के बाद क्या होती है, एक ठोस हो जाती है। ये औजार और बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। तो इतना ही था दाऊदली हेडिंग के बारे में। इसका जो स्थान है, जो कि पाया जाता है, वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते के पास एक पहाड़ी में पाया जाता है। और साफ नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रही। यहाँ पे जो है काष्ठास्म की लकड़ी के औजार मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे खरल मूसल मिले हैं, और खरल मूसल के अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे क्या था? अनाज उगाया जाता था, ठीक है ना। चलिए, इतनी सी बात थी इसमें, तो लिख लेते हैं दाऊदली हेडिंग। दाऊदली हेडिंग, दाऊदली हेडिंग, ठीक है। दाऊदली दाऊदली हेडिंग, क्या था? संभवतः है पाया जाता, फसलों को उगाया जाता था। और करते हैं इसी तरह से ताकि और भी आसानी से नजर आ सके। कोई जूम कर दूंगा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? सरल मूसल, सरल और अवशेष, अवशेष मिले, ठीक है। सरल मूसल के
और क्या है, जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर के अवशेष संभवतः कहाँ से लाया गया था, चीन से लाया गया। उसके बाद राजठास तो एक बार देख लेते हैं हम। राजठास्म के औजार ही थे यहाँ पे, और तो ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट थे। चलिए औजार, अति प्राचीन लकड़ी क्या होता है, क्या होती है, अति, पता होना चाहिए तो लिख लेते हैं हम, अति प्राचीन लकड़ी सख्त होकर और हो जाती है, ठीक, तो सख्त होकर कठोर हो जाती है। कुछ इतने ही पॉइंट थे। यहाँ पे भी लोग गाँव में रहते थे, घास का उत्पादन करते थे, जानवरों का पालन भी करते थे। इतना कुछ था इस अध्याय में, हमने देखा। तो और जूम कर देता हूँ, आप लोगों को नहीं देखता हो तो अभी पीडीएफ से आपको सब मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर कुछ हो तो। आगे कुछ नहीं है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अभी हम ये प्रश्न नहीं करेंगे। जैसे ही हम सबको पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी इसके जो भी PIQ वगैरह होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, हम जगह जगह से दृष्टि IAS की जो बुक में प्रश्न दिए गए होंगे, PYQ वगैरह जो भी एग्जाम की दृष्टि से होंगे इम्पोर्टेंट, आपको बनाकर लाएंगे और यहाँ पे उनको हल कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, कोई समस्या ना आए। तो प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इस बुक को समाप्त करते हैं और यहाँ पे कुछ देखते हैं। अब पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध प्रसाद, अच्छा एटलस में तुर्की ढूंढो, तुर्की के बारे में कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसे भी। चलिए, एटलस में तुर्की ढूंढो। यह पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध परास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, चताल युग को तुर्की में, ठीक है। छूटा जा रहा था ये, चताल युग तुर्की, चताल तुर्की। चताल युग, यहाँ पे क्या बताया गया, जानने वाली जो भी चीज़ें थी। नवपाषाण युग के नवपाषाण युग का ये प्रसिद्ध स्थल है। अब पाषाण का सिद्ध प्रास्थल का, और यहाँ के बारे में बात करी गई। क्या क्या हमें मिलता है, चलिए। चकमक पत्थर, सीरिया से, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ।
सीरिया से चकमक पत्थर, सीरिया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, लाल सागर कौड़ियाँ हेडिंग है हमारी चैप्टर का। आप भूमध्य सागर की सीपियाँ, भूमध्य सागर सीपियाँ, है ना। चलिए हमने इतना क्या जो भी चीज़ें दी गई थी इस इस चैप्टर में जानकारी की सारी नोट करी, और जो भी थी रीडिंग की, जो भी नोट्स हैं हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल की बायो में होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा कोई भी कमी, किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आ रही हो, अगर आपकी क्वालिटी से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, है ना। कल सॉल्यूशन भी तरीके से किया जाएगा। क्वालिटी में थोड़ा भी इशू रहता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ आपके। जब मैंने नोट्स बनाए थे सबसे पहले बुरज़ोम के बारे में बनाया था, आधुनिक आरंभिक मानव का स्थायी जीवन कैसे हुआ प्रारंभ, उसके बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने बुरज़ोम के बारे में बात करी, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में जो पाया जाता है, तालयुग तुर्की, और अंत में दाऊद अली हेडिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे नोट्स रहे। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।